नमस्कार दोस्तों, एसपीडी क्रोम चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूपी पीसीएस 2022 के लिए संपूर्ण करंट अफेयर्स जो है कवर कराया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। देखिए, इस सूचकांक का व्यापक उद्देश्य क्या है? इसका व्यापक उद्देश्य है वैश्विक एमपीआई रैंकिंग्स में भारत की स्थिति में सुधार करना। तो वैश्विक एमपीआई रैंकिंग्स जो होती है उसमें भारत की स्थिति में सुधार लाना जो है इस सूचकांक का प्रमुख उद्देश्य है। और इसके लिए इस सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए जो नीति आयोग क्या है, नोडल मंत्रालय या नोडल एजेंसी बनाया गया है भारत में। इसके बाद देखिए, इसमें नीति आयोग का कार्य, नीति आयोग का कार्य क्या है? तो ये दो कार्य है इस संदर्भ में। क्या कार्य है? वैश्विक एमपीआई, ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में नीति आयोग का क्या कार्य है? तो दो कार्य है। वैश्विक एमपीआई का प्रकाशन करने वाली एजेंसियों यथा ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और यूएनडीपी, इसके साथ क्या करना? समन्वय करना। तो पहला कार्य क्या है कि नीति आयोग क्या करेगा? ओपीएचआई और यूएनडीपी के साथ समन्वय स्थापित करेगा। और दूसरा कार्य इसका क्या है नीति आयोग का? राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनके निष्पादन या परफॉर्मेंस के आधार पर क्या करना है? रैंकिंग प्रदान करना है, जिससे कि ये पता चल सके कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उनकी स्थिति क्या है। इसके लिए देखिए, नीति आयोग ने क्या किया? एमपीआईसीसी, एमपीआईसीसी का गठन किया, जिसमें 12 मंत्रालय एवं विभाग है। एमपीआईसीसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये कमेटी है जिसमें 12 मंत्रालय एवं विभाग शामिल हैं। देखिए, प्रथम राष्ट्रीय एमपीआई ये जो है किसके आधार पर जारी किया गया? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 जो हुआ था, सर्वेक्षण 4 जो है ये 1516, इसके आंकड़ों पर ये आधारित है। देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसका जो निर्माण है ये 3 आयामों से मिलकर बना हुआ। क्या? एक पहला क्या है? स्वास्थ्य है। दूसरा जो है शिक्षा शिक्षा है। और तीसरा क्या है? रहन सहन का स्तर है। ये कितने आयाम है? ये पहला प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कितने आयाम है? तो 3 आयाम है। कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन का स्तर। और यह पूछ सकता है कि कितने संकेतकों में विभक्त है? तो ये तीनों आयाम जो है 12 संकेतकों में क्या है? विभक्त है। देखिए, इसमें जो 10 संकेतक है, 12 में से जो 10 संकेतक हैं, ये तो वही हैं जो वैश्विक एमपीआई मॉडल में शामिल किए गए हैं। और 2 संकेतक इसमें क्या किए गए? नए शामिल किए गए हैं, और वो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार शामिल किए गए हैं। वो क्या है? तो प्रसव पूर्व देखभाल एवं बैंक खाता, ये 2 संकेतक जो है भारतीय परिस्थिति के अनुरूप इसमें शामिल किए गए। बाकी 10 संकेतक कौन से हैं? वही हैं जो वैश्विक एमपीआई मॉडल में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद देखिए कि इसमें न केवल राज्य स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी जो है क्या 12 संकेतकों में गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो सूचकांक जारी किया गया, इसमें क्या किया? राज्य स्तर पर तो बात की ही गई है, जिला स्तर पर भी इसमें क्या किया गया? गरीबी का आकलन किया गया है 12 संकेतकों के आधार पर। राष्ट्रीय एमपीआई के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? 25 दशमलव, भारत में क्या है? 25.01% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। तो देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है? तो ये 25.01% जनसंख्या है जो बहुआयामी रूप से गरीब है। इसके बाद देखिए, सर्वाधिक बहुआयामी गरीब वाले शीर्ष 5 राज्य, तो सर्वाधिक गरीबी वाले जो शीर्ष 5 राज्य हैं, ये कौन कौन से हैं? प्रस्तुत में यहाँ दिया हुआ। देखिए, सबसे सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ पे है बहुआयामी रूप से? ये बिहार में है, 51.91%। यहाँ जो मेन मेन राज्य है उनके परसेंट भी देख लिया करिए, क्योंकि कभी कभी वो राज्य देके सीधे परसेंट भी पूछ सकता है। तो प्रश्न इस तरह से बनाएगा कि सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब जो राज्य है वो बिहार है, और वहां पर कितने परसेंट गरीबी है? तो इसलिए परसेंट भी आपको याद होना चाहिए। 51.91% जो है गरीबी कहाँ पे है? ये बिहार में है। दूसरे स्तर पर झारखंड है, ये 42.16% है। देखिए, बिहार में 50% प्लस गरीबी है, ये आप ध्यान रखेंगे। और झारखंड में 42.16% है। उत्तर प्रदेश में 37.79% है। तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश ये क्रम से 1, 2, 3 नंबर पे हैं, और तीसरे नंबर पे यूपी है। इसका परसेंट भी याद रखना है आप लोगों को, 37.79%। इसके बाद देखिए एमपी है, एमपी जो है 36.65% है। और उसके बाद पूर्वोत्तर का एक राज्य है, इसमें यह राज्य मेघालय है, और यहाँ पे 32.67% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, एकदम ध्यान रखिएगा। इसके बाद केरल जो है सबसे कम बहुआयामी गरीब जनसंख्या वाला राज्य है, यहाँ पे 0.71%। देखिए, यहाँ पे बहुत कम गरीबी है, 0.71% खाली गरीबी है कहाँ पे? केरल में। ये ध्यान रखने की बात है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दादरा नागर हवेली,
दादरा नागर हवेली 27.36% के कुल गरीब जनसंख्या को लेकर जो है ये सबसे ज्यादा गरीब है केंद्र शासित प्रदेशों में। और जबकि पुडुचेरी जो है इसमें सबसे कम गरीबी है 1.72%। तो याद रखिएगा ये पुडुचेरी में सबसे कम गरीबी है 1.72%। उत्तर प्रदेश में लोग देख लिए हैं, उत्तर प्रदेश में 37.79% जनसंख्या क्या है, गरीब है। उत्तर प्रदेश का एमपीआई स्कोर, जो स्कोर होता है वह क्या है, 0.18। 0.18 जो है ये इसका एमपीआई स्कोर है, यह भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 44.32%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 18.07% जनसंख्या क्या है, गरीब है। तो शहरी क्षेत्रों में गरीबी क्या है, थोड़ा सा कम है, 18.07% है। और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 44.32% है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जो जिले हैं, 5 जिले वो दिया हुआ है। तो ये देखिए जिले वाइज भी पूछ सकता है, जिसमें आप सबसे पहले श्रावस्ती को याद कर लेंगे। ये सबसे ज्यादा जो है क्या है, गरीब जिला है श्रावस्ती। यहाँ पे 74.38%, मतलब लगभग जो है 75% के आसपास लोग क्या है, गरीब है। इसके बाद बहराइच है, ये 71.88% है। बलरामपुर 69.45% यहाँ पे है, 69.45% गरीबी है। उसके बाद खीरी 59.95% गरीबी है। उसके बाद गोंडा। तो अब देखिए इसको आप लोग ध्यान से कम से कम 3 तो याद ही रहे, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। इसके बाद खीरी और गोंडा भी है। न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले कौन से, जहाँ पे सबसे कम गरीबी है, तो देखिए हम ये राजधानी है, राजधानी क्षेत्र कौन सा, लखनऊ, इसमें 12.16% है। उसके बाद कानपुर 4.3% है। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, गलत नहीं लगे, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाजियाबाद, फिर झांसी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, इनको तो आप गेस कर लेंगे, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, क्योंकि ये सिटीज एरिया है, तो आप ये गेस कर लेंगे कि हाँ यहाँ पे गरीबी कम होगी। सबसे आश्चर्यजनक जो फैक्ट है वो झांसी, जो कि बुंदेलखंड का रीजन है, जो एक पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहां पे भी क्या है, गरीबी कम है। झांसी में ये 5वें नंबर का जिला है जो वहां पे सबसे कम गरीबी है, 20.27%। ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा जो दूसरी जो न्यूज है वो है एसडीजी शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22। एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22, इसमें देख लेते हैं। एसडीजी शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22 के द्वारा क्या किया गया है, स्थानीय निकायों, स्थानीय शहरी निकायों जो एलबीज होते हैं, इनके स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी की जाती है। इसका भी जो इसको डिजाइन और विकसित करने का जो कार्य किया वो कौन किया, नीति आयोग किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड को डिजाइन कौन किया या इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है, तो ये नीति आयोग करता है। इस सूचकांक की रूपरेखा 56 यूएलबीज और 77 संकेतक में इसमें शामिल है। इसी रूपरेखा में क्या है, 56 यूएलबीज और 77 संकेतक इसमें शामिल है। ये जो 77 संकेतक हैं, ये 15 एसडीजी 46 मतलब 15 एसडीजी बड़े लक्ष्य हैं, उसके बाद 46 एसडीजी उप लक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। 23 नवंबर 2021 को भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 को इसको जारी किया है। इसमें देखिए भारत और जर्मनी सहयोग कर रहे हैं, और भारत से इसमें कौन सम्मिलित है, ये नीति आयोग सम्मिलित है। ये ध्यान रखने की बात है। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, इसमें 77 संकेतक हैं, जिसमें कि क्या है 15 एसडीजी लक्ष्य शामिल हैं और 46 एसडीजी उपलक्ष्य शामिल हैं। इसके बाद देखिए यह क्या है, नीति आयोग और यह जो एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया गया है, इसमें क्या है, इसमें नीति आयोग और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीआईजेड और बीएमजेड ये सम्मिलित हैं। बीएमजेड का फुल फॉर्म द फेडरल, इसमें लिखा हुआ द फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मत समन्वय का क्या है, परिणाम है। इस सूचकांक में देखिए शिमला को क्या है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में शिमला को क्या है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कोयम्बटूर को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ एवं तिरुवनंतपुरम ये क्या है, संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे। तो ये वाला फैक्ट आप याद रखेंगे कि इसमें जो है शिमला को प्रथम, कोयम्बटूर को द्वितीय, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के शहरों की स्थिति देख लेते हैं, रैंक और समग्र स्कोर। इसमें लखनऊ जो है ये 36 रैंक पे है, ये लखनऊ 36 रैंक पे है और 62.93% 93 इसका क्या है, समग्र स्कोर है।
और कानपुर क्या है 38 नंबर पे। देखिए बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछने की संभावना है, बस ये 2 सिटी आप याद रखिए, या कम से कम 2 तो याद ही रखिए इसमें। मेन रूप से लखनऊ मतलब 36 नंबर पे है ये, और ये 38 नंबर पे कानपुर है। बाकी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है पूछे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यही 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। इसमें जो याद रखने की बात है वो शिमला है, शिमला प्रथम स्थान पे, ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। और इसको प्रश्न इस तरह से फ्रेम कर सकता है कि शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड में जो है प्रथम स्थान पर कौन सा जो है शहर है, ये शिमला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है यह सर्वेक्षण जारी किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण की श्रृंखला के छठवां संस्करण है। तो ध्यान रखिएगा, ये 20 नवंबर 2021 को जारी किया गया है। कौन जारी किया है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय जारी किया है। और यह इसका कौन सा स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण है? छठवां संस्करण है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा किया गया पुरस्कारों की नई श्रेणी की घोषणा की गई है, जिसका नाम जो है प्रेरक दौड़ सम्मान रखा गया है। इसके तहत 5 अतिरिक्त, इसमें जो है 5 अतिरिक्त उप श्रेणियां भी बनाई गई हैं। तो ये प्रेरक दौड़ सम्मान जो दिया गया, इसमें 5 उप श्रेणियां बनाई गई हैं। और कौन कौन सी हैं? एक है दिव्य, इसको प्लेटिनम भी कहते हैं। दूसरा अनुपम, इसको गोल्ड भी कहते हैं। तीसरा उज्जवल, ये सिल्वर है। उदित, इसको ब्रांज बोलते हैं। और आरोही, एस्पायरिंग, आकांक्षी। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रेरक दौड़ जो सम्मान था इसमें क्या है, 5 उप श्रेणियां बनाई गई हैं। इसके बाद देखिए, यह सर्वेक्षण 28 दिनों तक चला था। सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में चला था, और इनके सभी राज्यों के शासित प्रदेशों के 4320 शहरों में, और इसमें क्या है 20 शहरों में, और 32 कंटोनमेंट जो बोर्ड शामिल है उसको भी इसमें शामिल किया गया। में ये क्या है, संचालित किया गया था। ये छठा संस्करण हम लोग ऊपर ही देख लिए थे। और इसी के साथ ये क्या हो गया, विश्व का सबसे बड़ा शहरी सर्वेक्षण बन गया है। ये भी ध्यान रखना है, ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 क्या था, ये विश्व का सबसे बड़ा शहरी सर्वेक्षण हो गया है। इसका छठा संस्करण जो अभी हाल ही में किया गया था। गंगा के किनारे बसे जो 91 नगर, गंगा नगर हैं, तो गंगा के किनारे बसे 91 जो नगर थे, गंगा नगरों को भी इसमें क्या किया, शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर देखिएगा 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी। तो राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में लगातार 5वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इनको एकदम प्रश्न रटा होना चाहिए, 5 बार से लगातार यही फैक्ट है। इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर क्या किया गया है, घोषित किया गया है। शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग्स 1 लाख से अधिक जनसंख्या की जो श्रेणी में है, उसमें 10 शहरों की रैंकिंग देख लेते हैं जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या में। तो नंबर 1 पे हम लोग देख लिए, इंदौर है मध्य प्रदेश में। सूरत गुजरात में। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। नवी मुंबई ये चौथे नंबर पे है, महाराष्ट्र में है। 5वें नंबर पे देखिएगा ये पुणे है, महाराष्ट्र में। रायपुर छत्तीसगढ़ ये 6वें नंबर पे है। भोपाल ये 7वें नंबर पे है, मध्य प्रदेश। बड़ोदरा गुजरात ये 8वें नंबर पे है। विशाखापत्तनम ये 9वें नंबर पे है। और अहमदाबाद गुजरात ये 10वें नंबर पे। तो इसमें जो याद रखने की बात है, पहले नंबर पे इंदौर है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश है, और चौथे नंबर पे नवी मुंबई ये महाराष्ट्र है। ये सबसे स्वच्छ शहरों की सूची है जो कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। इसके बाद देखिएगा 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में, 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में जो शीर्ष 20 शहर हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर भी शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? ये लखनऊ, इसको 12वां स्थान प्राप्त है, और गाजियाबाद इसको 18वां स्थान प्राप्त है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में जो शीर्ष 20 शहर सबसे स्वच्छ हैं, उसमें लखनऊ को क्या है 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, और गाजियाबाद को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। और 10 लाख से अधिक की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की कौन कौन से नगर शामिल हैं, तो ये भी देखिए, ये 2 तो वही हैं जो हम लोग देख रहे थे अभी, लखनऊ और गाजियाबाद। इसके बाद और कौन कौन से, तो ये कानपुर 21वां है, आगरा 24वां स्थान, प्रयागराज 26वां है, मेरठ को 27वां है, वाराणसी 30वां स्थान इसको प्राप्त है। इस तरह से क्रम है। हालांकि ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, हो सकता है कि 20 शीर्ष 20 में कौन कौन शामिल है। 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में जो वीटा शहर है, ये सांगली महाराष्ट्र में पड़ता है, वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में। जबकि 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर है, लगातार 5वीं बार। इसके बाद देखिए राज्यों की रैंकिंग को देख लेते हैं। तो राज्यों की रैंकिंग में देखिए, राज्यों की शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य जहां की 100 स्थानीय निकाय से कम स्थानीय निकाय हैं। तो 100 स्थानीय निकाय से कम स्थानीय निकाय जहां पे हैं, वो उसमें कौन कौन से राज्य शीर्ष पे हैं? तो ये झारखंड है, हरियाणा, गोवा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसमें आप कम से कम याद रखेंगे शीर्ष स्थान जो प्राप्त 5 राज्य है, उसमें 100 स्थानीय निकाय से कम वाले जो राज्य हैं, उसमें
झारखंड नंबर 1 पे है, ये इंपॉर्टेंट से पूछा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य जहाँ पे 100 स्थानीय निकाय से अधिक निकाय है, तो उसमें कौन सा, छत्तीसगढ़ जो है सबसे नंबर 1 पे है। उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। देखिए इसमें जो फैक्ट आपको याद रखना है, कम से कम ये एक नंबर वाले याद रखिएगा, झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड क्या है, ये सबसे अधिक स्वच्छ राज्य है, किसमें, जहाँ पे उन राज्यों की श्रेणी में जहाँ पे 100 स्थानीय निकाय से कम स्थानीय निकाय है। और छत्तीसगढ़ ये सबसे अधिक स्वच्छ राज्य है उन राज्यों में जहाँ पे 100 स्थानीय निकाय से अधिक जो है स्थानीय निकाय है। तो छत्तीसगढ़ कोई जल्दी गेस्ट नहीं कर पाएगा, कोई और स्टेट उसमें लगा सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 100 शहरी स्थानीय निकाय से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है इसका स्थान छठवां। ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में 100 शहरी स्थानीय निकाय से अधिक निकाय हैं और ये स्वच्छता की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, छठवां है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये छठवां स्थान है, ये आप ध्यान रखेंगे। गंगा नगरों, गंगा नदी के किनारे बसे जो नगर है, गंगा नगरों की रैंकिंग इसको देख लेते हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर है उसमें वाराणसी को क्या है, शीर्ष स्थान प्राप्त है गंगा नगरों में अगर बात की जाए तो। जबकि दूसरे और तीसरे चौथे स्थान पर कौन कौन से हैं, तो ये देखिए मुंगेर है, उसके बाद पटना है और फिर कानपुर है, ये ध्यान रखिए। तो शीर्ष स्थान किसको प्राप्त है, वाराणसी को प्राप्त है। देखिए वाराणसी में बहुत सारा काम हुआ है इधर भी, इसलिए जो है स्वच्छता की श्रेणी में ऊपर आ गया होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वाराणसी जो है ये शीर्ष स्थान पे है गंगा नगरों में, जहाँ की 1 लाख से अधिक जनसंख्या की बात की जा रही है। और अगर 1 लाख से कम जनसंख्या की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज शहर है इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि बिजनौर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ये गंगा नगरों की बात चल रही थी, जिसमें वाराणसी वाला इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नई प्रदर्शन श्रेणी जो प्रेरक दौड़ सम्मान मिला हुआ था, तो इसमें किसको किसको क्या मिला, देखिए 5 शहरों, जैसे कौन कौन से हैं इसमें, 5 शहरों में सम्मिलित है, तिरुपति आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, सूरत, इंदौर और नवी मुंबई, इनको दिव्य प्लेटिनम श्रेणी में इनको वर्गीकृत किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें प्लेटिनम श्रेणी में कौन कौन है, तो तिरुपति है, 5 शहर हैं, पहले तो याद रखना है। और उसके बाद कौन कौन से हैं, तो तिरुपति, नई दिल्ली, सूरत, इंदौर, नवी मुंबई, ये दिव्य श्रेणी में। गोल्ड श्रेणी में कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, गोल्ड श्रेणी में उत्तर प्रदेश के इसमें जो है 5 शहर हैं टोटल। कौन कौन, पहला नोएडा, दूसरा सहारनपुर, तीसरा जो है प्रयागराज, चौथा मेरठ और पांचवा वाराणसी। इसके सहित कुल कितने शहर हैं, 51 शहर इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद देखिएगा कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल, कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल प्रदान किया गया है। इसमें 20 नवंबर 2021 को कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। इसमें कुल 9 शहर हैं, जैसे कुल 9 शहर जैसे इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा और पाटन को 5 स्टार जो है के रूप में प्रमाणित किया गया है। जबकि 143 शहरों को 3 स्टार के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो इसमें ध्यान ये रखना, पूछ सकता है कि कचरा मुक्त शहरों की जो स्टार रेटिंग प्रदान की गई, प्रोटोकॉल दिया गया, उसमें क्या डिवीजन है, तो एक 5 स्टार है और एक 3 स्टार है, आप ध्यान रखेंगे। जिसमें 5 स्टार में कुल कितने नगरों को प्रदान किया गया है, 9 नगरों को, और जबकि 3 स्टार में 143 नगरों को। नाम बहुत कम संभावना कैसे दे के पूछे, क्योंकि टोटल 9 नाम है। हालांकि एक बार आप पढ़ लीजिए, इनकेस अगर बहुत अंदर जाके पूछता है तो याद रहेगा। जैसे इंदौर है, सूरत है, नई दिल्ली, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा और पाटन, ये 9 शहर हैं जिनको 5 स्टार की रेटिंग प्रदान की गई है। नेक्स्ट पर देखिए सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती ये नवंबर 2021 में, नवंबर 2021 में इसको घोषित जो है सफाई में सुरक्षा चुनौती के परिणामों के अनुसार इसको देख लेते हैं क्या है, कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर को प्रथम और नवी मुंबई को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। जो सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती का परिणाम घोषित किया गया है, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर को प्रथम और नवी मुंबई को द्वितीय स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ सर्वश्रेष्ठ राज्य है रैंकिंग में, ये ध्यान रखना है। राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान 6वां है, ये भी ध्यान रखना है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। तो इसमें ये 3 फैक्ट थे, आप इसको ध्यान रखेंगे। 4 फैक्ट टोटल मिला जुला के हैं, ये आप एक बार देख लेंगे तो याद रहेगा। इसमें राज्यों में छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ मिला है और उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा, 6वां है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ है और 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर को प्रथम स्थान और नवी मुंबई को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस 16 नवंबर 2021 को पूछा जा सकता है डेट, 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, करवल खीरी जिला सुल्तानपुर,
करवल खीरी जिला सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। आप ध्यान रखेंगे इसमें इथिल स्टील स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक्सप्रेसवे के लिए कितना 48,200 टन क्या किया है, ये स्टील की आपूर्ति की थी। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.824 किमी या राउंड फिगर में 341 किमी। ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि कितना है, 341, 340, 342। तो देखिए राउंड फिगर में 341 है और एग्जैक्ट कितना है, 340.824 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और वर्तमान में यह क्या है, परिचालित ऑपरेशन से इसका सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसका सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे कहाँ से, लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड से लखनऊ सुल्तानपुर रोड के पास स्थित चांद सराय गांव से प्रारंभ होता है और गाजीपुर जिले में हैदरिया गांव तक आके समाप्त हो जाता है। ध्यान रखेंगे इसमें देखिए इंपॉर्टेंट जो बात है, ये 340.824% या 341 के में पूछा जा सकता है। और कब उद्घाटन हुआ, 16 नवंबर 2021 को, ये भी पूछा जा सकता है। कहाँ से प्रारंभ होता है, चांद सराय से प्रारंभ होता है लखनऊ में, और गाजीपुर में कहाँ पे, हैदरिया गांव में खत्म होता है। एक्सप्रेसवे में क्या है, 9 जिले आते हैं, इसमें जिले भी पूछे जा सकते हैं, किन जिलों से गुजरता है, आपको ऑप्शन दे सकता है 3-4, उसमें आपको ढूंढना रहेगा। जैसे लखनऊ से तो शुरू ही होता है, लखनऊ के बाद ये बाराबंकी में आता है, फिर अमेठी में आता है, फिर सुल्तानपुर में आता है, उसके बाद अयोध्या, अम्बेडकर नगर होते हुए आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, ये यहाँ पे आता है। ये टोटल जो है कितने जिलों से चलता है, ये 9 जिलों से चलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर पूरे भार गांव के निकट क्या किया गया, 3.2 किमी लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। तो एक हवाई पट्टी इस पर निर्मित की गई है पूरे भार गांव में, 3.2 किमी लंबी हवाई पट्टी है। इस हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आपातकालीन परिस्थितियों में क्या है, लैंड कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे पर 3 हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य हो गया है। इससे पहले जो 2 हवाई पट्टियां हैं वो कहाँ पे, यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा के निकट और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उन्नाव के निकट जो हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे, ये 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। ये भी ध्यान रखें उद्घाटन कब हुआ है, इसका आधारशिला कब रखी गई है गंगा एक्सप्रेसवे की, ये 18 दिसंबर 2021 को रखी गई है। और किसने रखी हुई है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रखा हुआ है। और कहाँ पे, शाहजहांपुर के निकट इसको किया गया है। यह देखिए उत्तर प्रदेश, यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा एक्सप्रेसवे, और इसकी लंबाई कितनी है, 593.947 किलोमीटर, 593.947 किलोमीटर या राउंड फिगर में 594 किलोमीटर। ये दोनों पूछा जा सकता है आपसे किसी भी रूप में, तो याद रखना है लगभग 594 किलोमीटर और एग्जैक्ट कितना है, 593.947 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, बाद में इसको 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली गांव यह एक्सप्रेस जो है मेरठ जिले के बिजौली गांव से प्रारंभ होकर प्रयागराज के जूडापुर दांडू गांव पर समाप्त होगा। तो कहां से होगा, देखिए बिजौली गांव मेरठ में है, ये NH 334 पे है, और वहां से प्रारंभ होकर प्रयागराज जिले के जूडापुर दांडू गांव पर समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा इसके लिए क्या है, निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है, ये भी पूछा जा सकता है। बन जाने के बाद एक्सप्रेसवे क्या होगा, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा देश का। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगा। देखिए 12 जिले इसमें आएंगे, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ये आप ध्यान रखेंगे, किसी भी एक तरफ से देखेंगे, मैप के सहायता से इसको याद कर लेना है। जैसे अगर आप यहाँ मेरठ से स्टार्ट करते हो, मेरठ के बाद हापुड़ में आएगा, फिर बुलंदशहर में आएगा, अमरोहा, संभल, बदायूं, इसके बाद शाहजहांपुर, फिर हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इतने जिलों से ये गुजरेगा। शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेस पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना अनुमानित इसकी जो लागत है ये कितनी है, 36,200 करोड़ रुपए भूमि लागत सहित इसमें है। और जब ये बन जाएगा तो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इस एक्सप्रेस के साथ एक औद्योगिक गलियारे का भी क्या है, निर्माण प्रस्तावित है। देखिए स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021, ये नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन ने इसको क्या किया है, इस सूचकांक को जारी किया है। और ये राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें 29 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इस श्रृंखला के पहला सर्वेक्षण है। ये पूछा जा सकता है कि स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक का ये कौन सा संस्करण है, तो ये पहला संस्करण है, ये ध्यान रखने की बात है। और कौन जारी कर रहा है इसको, तो ये भारतीय पुलिस फाउंडेशन इसको जारी कर रहा है।
इसमें देखिए स्मार्ट पुल्सिंग स्कोर जो है 1 से 10 के पैमाने पर इसको दिया जाता है, जिसमें कि जिसमें कि जो है जो 10 का स्कोर है वो क्या है, उच्चतम नागरिक संतुष्टि, और 0 का जो स्कोर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 गलत शब्द गया है। इसमें देखिए 10 का जो स्कोर है ये उच्चतम नागरिक संतुष्टि, और 0 का जो स्कोर है न्यूनतम जो है संतुष्टि को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इसलिए 0 से 1 के पैमाने पर इसको क्या है, 1 से 10 के पैमाने पर इसका मापन है। सूचकांक में देखिए क्या है, सूचकांक में निम्नतम स्कोर किसको प्राप्त हुआ है, ये बिहार को प्राप्त हुआ है। तो इसमें सूचकांक में निम्नतम स्कोर किसको प्राप्त हुआ है, ये बिहार को प्राप्त हुआ है। और इसमें सूचकांक में दिल्ली को 12वां स्थान मिला हुआ है, और उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिए, पूछा जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश को इसमें 28वां स्थान इसमें मिला हुआ है। स्मार्ट सूचकांक रैंक में इसमें अगर आप देखेंगे रैंक किसको, तो इसमें आंध्र प्रदेश को सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त है, उसके बाद तेलंगाना है, फिर क्या है, असम है, केरल और सिक्किम। तो शेष अगर स्थान प्राप्त पूछेगा तो इसमें आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना और असम, ये आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान है, 28वां स्थान प्राप्त है। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 19 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने क्या किया है, पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह योजना 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्भ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह केंद्र प्रायोजित योजना जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों के बच्चों को आच्छादित करती है, और इस योजना से देश भर में 11.20 लाख स्कूल में पढ़ने वाले लगभग जो है 11.80 करोड़ जो है बच्चे लाभान्वित होंगे। यह योजना पूर्व में चल रही जो मध्याह्न भोजन योजना है उसको क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। और प्राथमिक कक्षाएं हो तो प्रति स्कूल बच्चे को 100 ग्राम, तथा उच्च प्राथमिक कक्षाएं जो है प्रति स्कूल प्रति बच्चे 150 ग्राम क्या है, ये खाद्यान्न की आपूर्ति करेगा। तो ये देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप समझ लीजिए कि प्राथमिक कक्षाओं की जो प्रति स्कूल प्रति बच्चे कितना दे रहा है, 100 ग्राम दे रहा है खाद्यान्न, और उच्च प्राथमिक कक्षा है तो प्रति स्कूल प्रति बच्चे 150 ग्राम खाद्यान्न दे रहे हैं। और इस योजना को प्राथमिक कक्षाओं के 11.8 करोड़ बच्चों के अलावा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं अथवा बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्रों तक भी विस्तारित करने का प्रस्ताव। तो बाद में इसको क्या किया जाएगा, ये जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे पढ़ते हैं उनके अलावा क्या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं और बाल वाटिका में पढ़ने वाले छात्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह था कि इसमें क्या है, जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे हैं उनको जो है प्रति स्कूल प्रति बच्चे कितना दिया जा रहा है, एक बच्चे पे कितना दिया जा रहा है, ये 100 ग्राम। और उच्च प्राथमिक में एक बच्चे पे कितना दिया जा रहा है, 150 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। एक तो ये बात ध्यान दीजिए। दूसरा बात इसमें क्या है, ये मध्याह्न भोजन योजना थी, एमडीएम, उसका क्या है, स्थान लेगी। और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये 2021-22 से प्रारंभ होकर 2025-26 तक की 5 वर्ष के लिए क्या हो रही है, ये संचालित हो रही है। देखिए इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप लोग वीडियो देख के लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।